नमस्कार सभी को। तो हम लोग आज 11th का चैप्टर सेकेंड देखने वाले हैं। कल किसी कारण से वीडियो में आपका साउंड नहीं जा पाया था, तो आज उसको हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो कल जहाँ से शुरू किए थे हम लोग दोबारा वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा कि ये सब बातें कल पढ़े थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण आप तक साउंड क्लियर नहीं जा पाया। चलिए इसको अब दोबारा से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए आपका एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर 3 है। अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर आपका 3 होगा। चैप्टर 1 क्या है? तो चैप्टर 1 आपका फिजिकल वर्ल्ड है। चैप्टर 2 आपका यूनिट एंड डायमेंशंस होता है, और इसी के अंतर्गत हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर जो 3 है वो चैप्टर 3 आपका चला जाएगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 आपका हो जाता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। रेफरेंस बुक में आपको मोशन इन वन डायमेंशन के नाम से चैप्टर होता है, जबकि एनसीईआरटी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का चैप्टर से होता है। अगर हम समझते हैं 1D 2D 3D, अगर बात करेंगे कि बॉडी का मोशन कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप से बॉडी मोशन कर सकता है। एक 1D में, एक सेकेंड 2D में, एक आपका 3D में। 1D यानी कि जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पर चलेगी बोला जाता है कि 1D मोशन कर रहा है। अगर वही ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मोशन करने लगेगा तो बोलते हैं कि 2D मोशन कर रहा है। अगर वह ऑब्जेक्ट स्पेस में चलना शुरू कर देगा, यानी कि अगर हवा मोशन करेगा तो बोलते हैं 3D आपका मोशन कर रहा है। इसको एक और तरीका से होता है, यदि किसी भी बॉडी के पोजीशन पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले कोऑर्डिनेट में से केवल आपका एक कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है। जनरली किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं, एक्स वाई जेड। अगर तीनों में से केवल एक कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है, यानी कि बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें आउट ऑफ 3 में से ओनली वन कोऑर्डिनेट आपका चेंज होगा, तो बोलते हैं कि वह 1D मोशन कर रहा है। अगर दो कोऑर्डिनेट आपका बदल रहा है तो 2D मोशन कर रहा है। अगर तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर धीरे धीरे ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, तो उसका जेड भी बदलता है और एक्स और वाई बदलेगा, तो यानी कि 3D मोशन में कर रहा है। और कोई बॉडी अगर प्लेन में चल रहा है, कोई बॉडी अगर प्लेन में चलेगा, अगर एक्स वाई प्लेन में चलता है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदलते हैं। अगर वह वाई जेड प्लेन में चलेगा तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट बदलेंगे। अगर वह एक्स और जेड में मूव करता है तो एक्स और जेड में उस एक्स जेड कोऑर्डिनेट उसका चेंज होते हैं। इसको यहाँ पर बताया थे कि 1D मोशन यानी कि अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, 2D यानी कि मोशन इन अ प्लेन, और 3D में क्या हो जाता है मोशन इन अ स्पेस। तो हम लोग आज से देखने वाले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसे हम मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। कुछ बेसिक बातें थे, बता दिए। चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले पोजीशन के, क्योंकि अगर हम मोशन की बात करने वाले हैं तो सबसे मेरा पहला टॉपिक क्या होगा? पोजीशन। पोजीशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पोजीशन है क्या? इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक टावर है, ओ पॉइंट पर एक टावर रखा हुआ है, और इसके सराउंडिंग में 3 पॉइंट पर, 3 अलग अलग पॉइंट पर 3 पर्सन रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आपके ए पर पर्सन ए है, बी पर पर्सन ए है, सी पर पर्सन ए है। अगर ए से पूछा गया कि टावर किधर है, तो ए के अकॉर्डिंग टावर 3 मीटर है वेस्ट की ओर। लेकिन जब वही टावर की स्थिति बी पर्सन से पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग टावर 4 मीटर है साउथ की ओर। लेकिन अगर पर्सन सी के द्वारा पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग टावर 5 मीटर में है आपके ईस्ट के लोग। यानी कि टावर एक ही है, उसका पोजीशन एक ही है, लेकिन अगर हम 3 अलग अलग पॉइंट्स अगर पोजीशन देख रहे हैं तो इसका पोजीशन 3 अलग अलग आपको आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी के पोजीशन को अलग अलग पॉइंट्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसका पोजीशन में क्या होता है? चेंज। जैसे कि अगर ए से देखें तो 3 मीटर पर हो गया, बी से देखें तो 4 मीटर पर, सी से देखें तो 5 मीटर पर। और इसके अकॉर्डिंग यानी कि ए बी सी के अकॉर्डिंग इफ टावर का डायरेक्शन भी बदल गया, ए के अकॉर्डिंग आपका चला गया वेस्ट में, बी के अकॉर्डिंग साउथ में, सी के अकॉर्डिंग ईस्ट में। अगर कोई मान लेते पर्सन यहाँ पर आता, कोई पर्सन एक रहता यहाँ पर खड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? नॉर्थ में। और हम दूरी कितना मान लेते हैं? 6 मीटर। इसको दूरी 6 मीटर मान लेते हैं। तो डी पर्सन, जो डी पर्सन है इसके अकॉर्डिंग टावर
6 मीटर दूर है नॉर्थ के लोग। तो आप इसको से समझ सकते हैं कि किसी भी एक बॉडी का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। अगर हम अलग अलग स्थिति से देखते हैं तो उसका पोजीशन क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर बताएं तो ऑब्जर्वर ए कहता है कि आपका जो पॉइंट ओ है वो 3 मीटर अवे है वेस्ट डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर बी कहता है कि पॉइंट ओ है 4 मीटर अवे साउथ डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर सी कहता है पॉइंट ओ 5 मीटर अवे है ईस्ट में। और जो ऑब्जर्वर डी कहता है कि पॉइंट ओ है 6 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि 4 पर्सन है तो चारों के हिसाब से पोजिशन क्या है आपका 4 तरह से है। आपका हर एक आंसर सही है। हर एक आंसर सही कैसे कैसे है, क्योंकि हम पोजीशन को अलग अलग पॉइंट से स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी बॉडी का पोजीशन अलग अलग जगहों से देखेंगे तो उसका पोजीशन भी आपको अलग अलग आ जाता है। इनको समझने के लिए इनको समझने के लिए हम एक लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए एक्स वाई जेड, जिसमें एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आपको गिवन हुआ है। इस पॉइंट पी का एक पोजीशन वेक्टर मानते हैं आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है क्या, तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लिखने का तरीका क्या है, तो अगर कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2D में है, अगर वह प्लेन मोशन कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट आई कोफिशिएंट, वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा जे कोफिशिएंट, अगर वो प्लेन मोशन कर रहा है तब। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट किसी अगर 3D मोशन करेगा यानी कि स्पेस में करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स वाई जेड। और इसका पोजीशन वेक्टर हम इस टाइप से आपको लिखते हैं, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। ये कहाँ से आ गया, तो एक आपका क्लास 11th में चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर्स, शायद आप सब पढ़े होंगे। और जो नहीं पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में आप उसको देखिएगा। फिलहाल अभी अपने याद रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर है क्या, तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। पोजीशन वेक्टर लिखने का स्टाइल क्या चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं आई जे के फॉर्म में। आई क्या है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, जे आपका वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, के है आपका जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो हम जो भी किसी भी पॉइंट का पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे तो आई जे के फॉर्म में आपको लिखा जाता है। एक्स को लिखा जाता है आई का कोफिशिएंट, वाई लिखते हैं जे का कोफिशिएंट, जबकि जेड लिखते हैं के का कोफिशिएंट। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में है तो आपका आई कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो आपका क्या होगा पोजीशन वेक्टर, तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर वही पॉइंट वही अगर ऑब्जेक्ट आ गया एक्स जेड प्लेन में तो यहाँ पर ये वाई का वैल्यू क्या 0 है, यानी कि जे का जो कॉफिशिएंट है 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। तो हम इस तरीका से किसी भी पॉइंट के पोजिशन वेक्टर को अब दिखाते हैं। यानी कि अगर इस टावर की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपका 3 मीटर है, 3 मीटर आपका हो जाएगा वेस्ट के और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा साउथ की ओर, इसके अकॉर्डिंग वेस्ट की ओर और इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ की ओर। तो हम इन सब चीज़ों को हम आसानी से समझ पाएंगे आने वाले आगे टॉपिक्स में। और डिटेल्स से समझने के लिए आपको वेक्टर्स नाम के एक चैप्टर है आपका 11th क्लास में, उसको आपको पढ़ना होगा कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं टॉपिक पर। हम लोग इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले हैं मोशन को। अब मोशन को पढ़ने मोशन के साथ साथ हम थोड़ा सा रेफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और इन सब को समझने के लिए हमें एक टर्म की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि इसको ध्यान से समझिएगा। अगर जब किसी भी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करना होगा, पोजीशन को रिप्रेजेंट करना होगा, तो कोई ना कोई हमें एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत होती है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे ऊपर ही बताएं, यहाँ पर पी पॉइंट का जो पोजीशन है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहे थे, जबकि उस टावर का जो पोजीशन है वो अलग अलग पॉइंट ए बी सी डी के रिस्पेक्ट में हम लोग बता रहे थे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, तो यह एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो ऑब्जर्वर और जो रेफरेंस के साथ क्या होता है अटैच होता है। रेफरेंस यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं वो आपका रेफरेंस कहलाता है। ऑब्जर्वर जो वहां पर होने वाले घटना है, यानी कि
मोशन या फिर रेफ्ट को आपको ऑब्जर्व करेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? तो यह एक आपका सिस्टम है, यह एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो रेफरेंस और जो ऑब्जर्वर है उसके साथ अटैच होता है। रेफरेंस रेफरेंस से क्या करते हैं? रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के स्टेट को बताते हैं। ऑब्जर्वर उस घटनाओं को वहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि वह ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस के फ्रेम में रेस्ट में है कि मोशन में है। तो सिंपल समझिएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? तो हम जिसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं वह आपका रेफरेंस कहा जाता है। और उस पूरे सिस्टम को, यानी कि अगर देखिए रोड पर हम चल रहे हैं, अगर हम रोड पर अगर हम बस से जा रहे हैं और रोड किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे के रिस्पेक्ट में अगर हम इस बस का दिखाना चाहते हैं स्थिति, इसका स्टेट, तो पेड़ क्या हो जाएगा? पेड़ आपका हो जाएगा रेफरेंस। और इस पेड़ को हम ओरिजिन पर कंसिडर करेंगे और यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा, यानी कि इधर मान लेंगे एक्स, इधर आपका वाई, इधर आपका जेड, ये सब पूरा जो सिस्टम बनेगा इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम ऐसे मान कर चलते हैं कि वह ओरिजिन पर है। और एक ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ पर है, एक ऑब्जर्वर है जो इस बस की पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। अगर इस पेड़ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज होगा तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि यह जो बस है वो इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। अगर इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है तो वो आपके मोशन में नहीं है। जैसे कि अगर ये बस के साथ साथ, अगर बस में अगर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है तो बस के साथ साथ वो पर्सन में आगे जा रहा है। तो अगर हम इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर बस का बात करें स्थिति, तो नहीं चेंज हो रहा है। तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आपका बस क्या रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, पर्सन के रिस्पेक्ट में बस का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए बस क्या हो जाएगा? आपका रेस्ट में हो जाएगा। तो शायद इन सब चीज़ को समझ गए होंगे आप कि मोशन और रेस्ट को कैसे डिफाइन करना है। मोशन या रेस्ट, इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है, एक फिफ्थ पॉइंट की आवश्यकता होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं। एक जो भी ध्यान में याद रखिएगा कि रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वह हम मूविंग बॉडी या फिर एट रेस्ट बॉडी दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। चलती हुई बॉडी को भी या फिर रुकी हुई बॉडी दोनों को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। जैसे कि पेड़ आपका, अगर अगर पेड़ का हम स्थिति देखेंगे इस बस के रिस्पेक्ट में, तो बस आपका चल रही है आगे की ओर। तो यहाँ पर अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस को मानेंगे तो बस मूव कर रही है, और बस के रिस्पेक्ट में इस पेड़ का पोजीशन क्या होता है? चेंज होता है। पोजीशन चेंज होना कि इनके बीच का जो दूरी है वो दूरी आपका चेंज होता है। या फिर बस से अगर ट्री तक एक हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ है वो हमेशा चेंज हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जो पेड़ है यह इस मूविंग बस के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। अगर और एग्जांपल देखें तो आपका जो अर्थ है वो सन के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। आपका जो अर्थ है, अर्थ आपका है वो सन के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में। कैसे? तो सन और अर्थ का बीच का दूरी है हर एक इंस्टेंट पर बदलता है। आपको पता होगा कि आपका अर्थ सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ पर चलता है। इलिप्टिकल पाथ पर चलने से होता क्या है? इलिप्टिकल पाथ के हर एक इंस्टेंट का जो सन से जो दूरी होगा, जो सेंटर से दूरी होता है वो आपका अलग अलग होता है। तो अगर अर्थ सन के चारों ओर घूर रही है तो अर्थ का पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में हर एक इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि अर्थ सन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, तो हम लोग अर्थ के सरफेस पर है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है? अब रेस्ट में है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पर, बात करेंगे रेफ्ट का। सबसे पहले रेफ्ट का क्या होगा? यदि किसी बॉडी का पोजीशन टाइम पासेस के साथ रिफरेंस के रिफरेंस में, सॉरी, रिफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो किसी बॉडी का पोजीशन टाइम पासेस के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम रेफ्ट में। जैसे कि अगर आप रोड के किनारे खड़े हैं और पेड़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में पेड़ का पोजीशन ही बदल रहा है, या फिर पेड़ के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो वहां दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? रिस्पेक्ट में रेफ्ट कहलाएंगे। या फिर ऐसे समझ सकते हैं तो दो आपका बाइकर्स है, दो आपका बाइकर्स मान लेते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम स्पीड से, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों जो बाइकर्स है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे? आपको रेफ्ट में कहला जाएंगे। उसी प्रकार
कि अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, रिफ्ट में। कैसे? क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग बस अर्थ के सरफेस पे चल रहे हैं, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसलिए हम क्या कहलाएंगे, रिफ्ट में कहला जाएंगे। चलिए इसके अब इसका एग्जाम्पल और भी बहुत सारा है, अब इसको जब बुक्स पढ़िएगा, बुक्स में आपको और ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेगा। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक। सेकेंड आपका है आपका मोशन। मोशन क्या होगा? यदि किसी बॉडी का पोजीशन, यदि किसी बॉडी का पोजीशन टाइम पासिस के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। जैसे बताएं कि अगर सन के रिस्पेक्ट में अर्थ का पोजीशन देखें कि इनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या चेंज हो रहा है, तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ का पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए अर्थ सन के रिस्पेक्ट मोशन कहलाएगा। उसी प्रकार अगर आगे की ओर बस चल रही है तो बस के रिस्पेक्ट में सड़क किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। सड़क आपका बस मूव कर रही है, अब बस के रिस्पेक्ट में जो पेड़ का पोजीशन है जो सड़क किनारे लगे हुए होते हैं उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आपको पेड़ पौधा बस के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, मोशन में कहलाएंगे। अगर ऐसे मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हुए हैं और आप किसी के इंतजार कर रहे हैं और आपके बगल से ट्रेन क्या हो रही है, ट्रेन गुजर जा रही है, तो ट्रेन के आपके अपने के रिस्पेक्ट में ट्रेन का पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर ट्रेन अगर इधर की ओर जा रही है तो अगर आप ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं तो आपके रिस्पेक्ट में इस ट्रेन का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रेन आपका मोशन में कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर का जो पैसेंजर है, इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ट्रेन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको ट्रेन क्या कहलाएगा, लेफ्ट में कहलाएगा। तो यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेट में हो सकता है। जैसे कि बताया ट्रेन वाला, कि ट्रेन का अगर बात करें पोजीशन प्लेटफॉर्म पर बैठे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में, सॉरी मोशन में, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ यात्री के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में। यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही है, एक ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब दो अलग अलग हम रेफरेंस से बात किए, एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, एक ट्रेन के बैठे हुए यात्री के रिस्पेक्ट में, तो इस ट्रेन का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि मेरा जो आपका रेफ्ट का मोशन है वो आपका रिलेटिव है। रिलेटिव कहने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट एक ही समय पर दो अलग अलग आपका स्टेट में हो सकता है। डिपेंड किस पर करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अगर रेफरेंस अगर आपका अलग अलग माने हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वो आपका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ समझा दिए कि प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और प्लेटफॉर्म के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है, तो जब इस पेड़ को यह व्यक्ति देखता है तो लेफ्ट में लगता है, क्योंकि ये बैठा हुआ है, यानी कि खुद आपका जो आपने आपको रेफरेंस माना है और ये पेड़ आपका कहीं पर लगी हुई है, तो यह इस अपने आप के रिस्पेक्ट में पेड़ आपको क्या लगता है, रेस्ट में। लेकिन जब आप चलते हुए ट्रेन से इसको देखते हैं तो ये आपको मोशन में लगता है। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन में जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी जो रेफरेंस माने थे वह लेफ्ट में था। लेफ्ट में होने से रेफरेंस और जो ट्री के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज ही नहीं हो रहा था, पोजीशन वेक्टर जस्ट की तरफ था। लेकिन अगर आप चलते हुए ट्रेन से देखते हैं तो चलते हुए ट्रेन से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको चेंज होता है, इसीलिए जो पेड़ हमको मोशन में लगता है। तो यहाँ से इस बात को नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप, इंपोर्टेंट लाइन है। रेस्ट इमोशन क्या रिलेटिव है, इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेट में हो सकता है। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग माने हैं तो उसका जो स्थिति है वो भी अलग अलग आपको आएगी। यहाँ तक हम लोग कुछ बेसिक जानकारी देखें। हम लोग अब देखने वाला टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन का टाइप क्या होगा। तो सबसे शुरू बता चुके थे कि हम लोग मोशन तीन टाइप से पढ़ते हैं, एक 1D, एक 2D, एक 3D। 1D यानी कि 1 डायमेंशनल, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल और 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। 1D में क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, तब उसके मोशन कहलाता है 1D। या एक और तरीका से कह सकते हैं, यदि यदि बॉडी के यदि किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यदि किसी बॉडी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तभी बोलते हैं कि 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है। यानी कि किसी बॉडी का पोजीशन
इस तरह से चेंज हो रहा है कि उसका केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो बोलते हैं कि वन डिमेंशन कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मानते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं ऐसे की ओर, अगर कोई पॉइंट पी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, अगर यह ऑब्जेक्ट किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, या तो एक्स के लॉन्ग तो केवल एक्स बदलेगा, वाई के लॉन्ग तो केवल वाई बदलेगा, जेड के लॉन्ग यानी कि ऊपर उठेगी केवल तो आपका जेड बदलेगा। यानी कि अगर किसी बॉडी का केवल एक कोऑर्डिनेट, ओनली वन कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो बोलते हैं कि वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। अगर हम इसके एग्जांपल अगर आपको बता दें, एग्जांपल क्या होगा कि स्ट्रेट पाथ पर चलती हुई कार का मोशन, स्ट्रेट पाथ पर चलती हुई कार का मोशन, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होता है, जब कोई बॉडी ऊपर से स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती है, तभी उसका मोशन क्या कहलाता है, वन डायमेंशनल मोशन ही कहा जाता है। अब आते हैं 2D में। 2D में क्या होगा कि जब कोई बॉडी किसी प्लेन मोशन करेगी, जब कोई बॉडी किसी प्लेन मोशन करेगी तब उस बॉडी के मोशन कहलाता है 2 डायमेंशन। या फिर कि अगर उस बॉडी के पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट आपका चेंज होते हैं, यदि किसी बॉडी के पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट आपका टाइम के साथ चेंज होते हैं तो हम बोलते हैं कि वह ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। कैसे, जैसे कि कोई बॉडी का सर्कुलर टर्न लेता है तो वहाँ पर 2D होता है। जो बिलियर्ड्स बॉल होते हैं, जो गेम होता है उसमें बॉल का जो मोशन होगा वो भी 2 डायमेंशन होगा। या फिर आप किसी प्लेन में चल रहे हैं, या तो एक्स वाई प्लेन में, या तो वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में। अगर आप किसी एक पार्टिकुलर प्लेन मोशन कर रहे हैं तो अभी आपका दो ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। अगर आप एक्स वाई में चलते हैं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, अगर वाई जेड मूव करिएगा तो आपको केवल वाई और जेड बदलता है, अगर एक्स जेड में चलिएगा तो केवल आपके एक्स और जेड बदलेगा। तो यानी कि अगर यदि किसी बॉडी के पोजीशन में से ओनली आउट ऑफ 3 में से कोई भी 2 आपका कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो बोलते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। या फिर कोई बॉडी का प्लेन मोशन करेगा उसके मोशन 2D कहलाता है। अब 3D ये हम लोग सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब कोई बॉडी स्पेस में मोशन कर रहेगा जो 3D, यानी कि अगर जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन धीरे धीरे उठता है और आगे बढ़ता है तो इस एरोप्लेन का जो मोशन होगा वो 3D कहला जाएगा। आपका जो फ्लाइंग काइट का जो फ्लाइंग काइट का जो मोशन होगा वो भी 3D में कहला जाएगा। फ्लाइंग इंसेक्ट का जो मोशन है वो भी आपका 3D में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका हाइट भी चेंज होता है और इनका पोजीशन भी चेंज होता है, यानी कि आगे बढ़ते हैं तो आपका 3D मोशन कहलाता है। या फिर यदि किसी बॉडी के पोजीशन के तीनों कोऑर्डिनेट का चेंज होता है, जैसे कि पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट पी है जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में है, अगर ये इस तरह से मोशन करे कि इसका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तब बोलते हैं कि इस पी पॉइंट का जो मोशन है वह 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तब आपको केवल 1D 2D भी याद रखना है, 3D के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा। यदि कोई बॉडी स्पेस में चलेगा तो 3D, या किसी बॉडी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला कोऑर्डिनेटर के तीनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज होगा तभी बोलेंगे 3D। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई बॉडी अगर हवा मोशन कर रहा है, स्पेस में मोशन कर रहा है तो उसको 3D मोशन हम लोग कहते हैं। चलिए यहाँ तक आपको हो गया बेसिक जानकारी। अब हम लोग आते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास या फिर पार्टिकल के बारे में देखने वाले हैं। तो सिंपल सा किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका डायमेंशन 0 हो या 0 डायमेंशन हो, जिसको केवल अब मास और पोजीशन से क्या करते हैं उसको डिफाइन करते हैं। मैटर का वह स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका डायमेंशन 0 हो, जिसे केवल मास और पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं, उसे पार्टिकल या फिर पॉइंट मान कंसीडर किया जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, यदि किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस उसके साइज के कंपेरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल, यदि किसी बॉडी का साइज उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो तब भी उस बॉडी को हम पार्टिकल सपोज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास बॉडी है, कोई हमारे पास गाड़ी है जिसका लंबाई क्या मान लेते हैं 5 हम सेंटीमीटर मान लेते हैं, और अगर 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और वह 5 किलोमीटर चला गया है। और कोई बोलेगा इसको 5 अगर मीटर ही मान कर चले, अगर हम इसको 5 मीटर मान कर चले और ये बॉडी चला गया 5 किलोमीटर, तो 5 मीटर आपका 5 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में क्या है,
बहुत ही आपका छोटा है, तब हम इस बॉडी को पार्टिकल के रूप में हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सिंपल से याद रखिएगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज उसके द्वारा चले गए दूरी से क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इतना कम कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं दूरी के रिस्पेक्ट में, तब उस बॉडी को हम पार्टिकल या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। एक और बात क्या है कि हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल, किसी भी बॉडी को हम पार्टिकल मान सकते हैं कब, जब वो डिपेंड कर जब उसके हर एक पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट, हर एक पार्ट का एक्सलरेशन और हर एक पार्ट का वेलोसिटी सेम हो तब, या फिर हम अलग अलग प्रकार के बॉडी को अलग अलग स्थिति में हम पार्टिकल मानते हैं। जैसे कि अगर हम प्लानिटरी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, प्लानिटरी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो सन के चारों ओर घूमने वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी को पार्टिकल कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सन से उस प्लैनेट के दूरी के रिस्पेक्ट में उस प्लैनेट का साइज क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। जैसे कल बता रहे थे आपको कि सन से और अर्थ का दूरी कितना है, 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर, यानी कि ये आपका होता है 1400 करोड़ किलोमीटर के लगभग होता है। और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होगा। अगर इसका हम बात करेंगे पूरे डायमीटर का, तो 128 किलोमीटर हो जाएगा। ये 1500 करोड़ किलोमीटर के रिस्पेक्ट में आपका 128 किलोमीटर क्या होगा, यानी कि 1,28,000 किलोमीटर हो जाएगा। यह है आपका 1500 करोड़ किलोमीटर, उसके रिस्पेक्ट में 1,28,000 किलोमीटर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसलिए जब भी हम प्लानिटरी मोशन का बात करते हैं तो उसमें जो प्लैनेट्स है उसको पार्टिकल यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर आपका कर लिया जाता है। आपको नीचे बता दिए हैं कि हम किसी भी बॉडी को हम पॉइंट मास मान सकते हैं, जब पार्टिकल मान सकते हैं जब उसके बॉडी का हर एक पार्ट का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, उस सभी पार्ट्स का वेलोसिटी सेम हो, उस सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी सेम हो, उसे हम उससे हम एक पार्टिकल यानी कि उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ जो देखें हम लोग, बहुत ही बेसिक बेसिक आपका टॉपिक था, बहुत ही बेसिक बेसिक थ्योरी था। हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के कारण आप तक का वायर ठीक से नहीं जा पा रहा था, इसलिए आज हम उसको दोबारा से रिवाइज करा दिए। चलिए हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन चीजों को समझना हो, क्योंकि इसके आगे आने जितने भी टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आपका रिलेट रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस किसे बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर चल रहा है, ऑब्जेक्ट जिस तरह के पाथ पर मोशन कर रहा है, उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है वही उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। सिंपल सा कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि किसी दिए गए टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर चलेगा, जिस पाथ पर चलेगा उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही लेंथ उस बॉडी द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस आपको कहलाता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ए से जाता है बी, ए से गया बी, बी से गया सी, तो डिस्टेंस कवर कितना किया, तो ए से बी गया, इसका रास्ता की लंबाई 3 मीटर, बी से सी गया तो 4 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस चला 7 मीटर, जो आपको यहाँ दिखाया गया। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ए से सी जाता है थ्रू बी, देखिए ए से सी जाने का दो रास्ता है, लेकिन हम थ्रू बी जाते हैं, होकर बी से हम होकर सी की ओर जाते हैं, तब हमारे द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 7 मीटर का आपको बराबर हो जाएगा। तो सिंपल से याद रखिएगा कि आप जिस तरह के पाथ से होकर चलते हैं उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है वही आपके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कहलाता है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अगर इस बात करेंगे तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन केवल आपका एल होगा, यानी कि M0 L1 आपका T0 हो जाएगा इसका डायमेंशन। बात करेंगे